नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आशीष यादव और लेकर के आया हूं प्राचीन इतिहास। जो कि डिमांड तो हो ही रही थी कि इतिहास के बारे में भी जाने। और इतिहास का मतलब ही होता है गड़े मुर्दे उखाड़ना। वही क्रम में आज से हम प्राचीन इतिहास लेकर चलेंगे और इसकी समझ, बेसिक समझ से आगे बढ़ाएंगे। और ये पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, जेआरएफ, अदर एग्जामों में बहुत हेल्पफुल होगा। साथ में ये बहुत ज़्यादा बेसिक है और बेस तरीके से आप पढ़ेंगे तो कुछ आपको अच्छा भी लगेगा, इतिहास जानने में अच्छा लगेगा। और इतिहास के तथ्यों को एक क्रमबद्ध तरीके से मैं यहाँ पर लिखूंगा और उनको आप ये नोट्स बनाते जाइएगा या फिर समझते जाइएगा, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। हाँ, और एक सूचना और है कि जो मैंने बुंदेलखंड एजुकेशन जो चैनल था उसका नाम चेंज कर दिया है। उसका नाम अब रख दिया है यूपीएससी एग्जामपुर। ये मैंने लिखा है यूपीएससी एग्जामपुर, उसका चैनल का नाम पड़ चुका है। अब चलते हैं इतिहास के बारे में कुछ जानते हैं। इतिहास के असल में हम किस रूप में डिवाइड कर मतलब कि डिफाइन करते हैं। इतिहास होता ये है कि हम अपने पूर्वजों को जानें, उन्होंने क्या किया और किस तरीके से समाज में उन्होंने अपनी जगह बनाई। इसके तरीके से हम देखा जाए तो तीन रूप में हम पढ़ सकते हैं इतिहास को। एक तो आधुनिक, एक मध्य, एक प्राचीन। और प्राचीन में जो आता है तो वो बहुत पीछे चला जाता है, बहुत पीछे, जो कि वैदिक काल आता है, उत्तर वैदिक काल आता है। उनमें जो कहानियां हुई, जो घटी कहानियां हैं और जितने राजाएं हुए, राजा और कुछ ऋषि मुनि, उनके बारे में चर्चाएं होंगी। और कौन कौन से लेखक रहे, राइटर जिनको कहते हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रंथों पर ध्यान दिया, वेद पुराण और उपनिषद ये सब लिखे गए, इनमें चर्चाएं होंगी। इससे पहले अगर इतिहास की हम बात करें तो इतिहास जो है तो इसका जन्म कैसे हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा फोकस देने वाली बात है कि इतिहास का जन्म कैसे होता है। तो इतिहास जो जन्म होता है तो इसमें कुछ वैज्ञानिक टेक्निकल के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ लोगों का मत है कि सर्वप्रथम इतिहास जिन्होंने लिखा था आधुनिक हिसाब से जिनको देखा जाता है, हेरोडोटस महाजन। ये जो थे, इन्होंने इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से लेखन शैली पर रखा और लिखा। आधुनिक रूप से माना जाता है और उन्हें ही इतिहास का जनक माना जाता है। इससे पहले भी इतिहास लिखे गए, लेकिन कुछ ऐसे इतिहास लिख दिए गए कि आज तक पढ़े ही नहीं गए, क्योंकि उनकी भाषा जो थी बहुत ज़्यादा कठिन थी, जिससे की वजह से उसकी भाषा हम पढ़ नहीं पाए। और न पढ़ने की वजह से उसको प्रागैतिहासिक इतिहास में रख दिया गया। मैंने यहाँ पर तीन रूप में इतिहास को बांटा है। देखिए, प्रागैतिहासिक इतिहास, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक। इनका मतलब धीरे धीरे आगे हम आपको समझाएंगे, लेकिन इससे पहले हम चर्चा करेंगे कि इतिहास क्या है। तो इतिहास का अगर हम आधुनिक रूपी तरीके से देखें कि इतिहास को हम लोग मानते क्या हैं, उसमें थोड़ा चर्चा करते हैं। तो चलिए देखिए, हिस्टोरिका से आप शायद परिचित भी होंगे कि हिस्टोरिका क्या है। हिस्टोरिका एक पुस्तक का नाम है जिसके राइटर हेरोडोटस जी हैं। और इन्होंने हिस्ट्री शब्द का वर्णन किया है। हिस्ट्री जो है इसमें वर्णन मिलता है हिस्टोरिका बुक में। और इसके साथ ही ये जो हेरोडोटस थे, इनको ही इनका जनक माना गया है। इतिहास का जनक इन्हीं को कहा जाता है। और ये जो थे, ये कब के थे और इनका जो काल था, तो उस काल का नाम जो था, तो ईरान में एक हाखावनी वंश चला करता था ईरान में। तो वहाँ के जो राजा थे उनके ये राजकवि थे। हर एक राजा के पास एक राजकवि होता था और उनका इतिहास लिखा करता था। इसी प्रकार से जो हेरोडोटस थे, उन्होंने हाखावनी वंश के राजाओं का इतिहास लिखा और उनके बारे में लिखा।
हाकमनी वंश का छोटा मोटा मत समझिएगा। एक प्रकार से जब जैसे यहाँ पर सिकंदर का एक महान साम्राज्य था, इसी प्रकार से एक हाकमनी वंश भी था। जैसे कि हमने देखा है अकबर और बाबर लोग उसी वंश को संबंधित हैं, तो उनकी चर्चा बाद के करेंगे। इससे पहले देखते हैं हेरोडोटस को ईरान के हाकमनी साम्राज्य का साक्षर प्राप्त था, ये मैंने आपको बता ही दिया। अब इसके बाद जो भारतीय इतिहास है, भारतीय इतिहास को हम किस रूप में पढ़ने वाले हैं इसमें विशेष ध्यान दीजिएगा। जो भारतीय इतिहास है तो भारत है तो भारत नाम क्यों और कैसे पड़ा इसके बारे में चर्चाएं होंगी। साथ में जो इंडिया है, इंडिया नाम कैसे पड़ा इसके बारे में भी जानेंगे। और हिंदुस्तान कैसे पड़ा इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा सुन लीजिए। जो ये इंडिया है, इंडिया इस तरीके से इसका नाम पड़ जाता है कि यूनानी जो ग्रीक लोग थे, जब भारत में यहाँ पर आए थे, व्यापार के लिए आए थे, तब उन्होंने यहाँ पर सिंधु नदी को देखा। सिंधु नदी हमारी जो उत्तर में बहती है, जो पाकिस्तान में भी जाती है, और जब वहीं से एक रास्ता बनता है भारत आने का, तो सिंधु नदी को जब देखते हैं तो सिंधु नदी के नाम से इसको इंडोस कह देते हैं। मतलब कि सिंधु को इंडोस कह देते हैं कि इंडोस नदी है। इंडोस नाम से ही इंडिया पड़ जाता है भारत का नाम। और इसके बाद जो आता है हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान शब्द जो है ये भी अरबी और फारसी शब्द है। तो इसमें जो आता है तो पारसी और ईरानी जब भारत में आते हैं व्यापार के लिए, इनका भी सामना मान लो सिंधु नदी से होता है। तो सिंधु नदी में व्यापार करने आते हैं तो अधिकतर इन्होंने सूती वस्त्र का प्रयोग ज्यादा करके किया, साथ में यहाँ से ले गए। उसी के नाम से इन्होंने सिंधु नदी को समझा कि सूती वस्त्र यहाँ से ले जाते हैं तो ये क्या है, सिंधु है। और सिंधु है तो सिंधु से ही बन जाता है हिंदू, सिंधु से बन जाता है हिंदू, हिंदू से बन जाता है हिंदुस्तान। उन्हीं की शब्द शैली में ही हिंदुस्तान निकलता है। कैसे निकलता है? सूती से सिंधु निकलता है उन्हीं के मुख से, और उसके साथ सिंधु से बन जाता है हिंदू, हिंदू से निकल जाता है हिंदुस्तान। अलग अलग नाम उनके विचारक जो थे विचारा और साथ में उन्होंने नाम दे दिया। इस प्रकार से इनका नाम हिंदुस्तान पड़ जाता है अपने भारत का नाम। अब बात आती है भारत कैसे पड़ता है इसका नाम। तो इसमें अपने ही भारत के कुछ धर्मों के मत अलग अलग पड़ते हैं, जिससे भारत का नाम भारत कैसे पड़ा इसकी जानकारी जो मिलती है आगे आइए। देखिए भारत का नाम जो है भारत कैसे पड़ा इसकी जानकारी जैन ग्रंथों से या जैन धर्म के जो लोग थे, जो फॉलोअर थे, उन्होंने इसको भारत माना। किस प्रकार से माना? वो मानते हैं कि हमारे जो इतिहासकार थे, जैन धर्म के इतिहासकार थे, उन्होंने भारत का नाम दिया था। इसी प्रकार से हिंदू धर्म है या ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म का रूप एक ब्राह्मण धर्म ही है, उन्होंने भी माना कि हमारे जो धर्म के अनुसार हमारे लोगों ने ही भारत का नाम भारत डाला, हमारे लोगों की वजह से पड़ा। ऐसे ही वैदिक युग की कुछ कथाएं हैं, उसके हिसाब से भारत का नाम भारत पड़ता है। आगे देखिए किस प्रकार से पड़ता है। जैसे जैन धर्म है, जैन धर्म में कौन से लोग थे जिन्होंने भारत का नामकरण किया? तो इस धर्म में भारत का नामकरण छत्रपदेव, एक व्यक्ति विशेष है छत्रपदेव, उनके बेटे का नाम भारत था, मतलब भरत था। छत्रपदेव के बेटे का नाम भरत था। तो जैन धर्म के जो लोग थे वो कहते हैं कि हमारे जैन धर्म के जो गुरु हुए छत्रपदेव, उनके बेटे का नाम भरत था, इसलिए भारत का नाम भारत पड़ा। ये जैन धर्म की मान्यता है। इसके बाद ब्राह्मण या हिंदू धर्म के अनुसार
बोलते हैं लोग, क्या बोलते हैं कि राजा दुष्यंत का नाम सुना होगा, जो कि एक कक्षा 2 या 3 में भी पढ़ने को मिलता है। तो राजा जो दुष्यंत थे, उनके बेटे का नाम भी भरत था। उस समय भारत वर्ष कहा करते थे, तो उनके बेटे का नाम भी भारत था। तो उनके अनुसार देखा जाए तो उनका भारत का नाम जो है भारत पड़ा उनके बेटे के नाम पर। ये हिंदू या ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार माना जाता है। अब आते हैं वैदिक युग। वैदिक युग में के अनुसार अगर देखा जाए तो इसका एक अलग मत है। उन्होंने कहा, वैदिक युग को जो मानने वाले हैं, फॉलोअर हैं, उन्होंने कहा कि त्रिस्तु नामक कबीला था। त्रिस्तु नामक एक कबीला था। पहले के लोग एक कबीलाई समाज में रहा करते थे। जैसे कह दिया जाता है कि कुछ 100-150 लोगों का एक कबीला होता था, वैसे उसको नाम कबीला दिया जाता था। तो उस कबीले का जो मुखिया था, उस कबीले का त्रिस्तु नाम का एक कबीला था, उस कबीले का जो मुखिया था, उस मुखिया का नाम जो था भरत था। और उस समय देखा जाए तो उस कबीला जो तो बहुत एक संगठित और साथ में बहुत बड़ा कबीला था, तो उसके नाम पर ही भरत पड़ जाता है। ये वैदिक काल के अनुसार बताए जाते हैं। साथ में एक और घटना बता देते हैं कि आपने नाम सुना होगा वेद व्यास, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी, और जो कि महाभारत के भी एक रचयिता हैं। तो इनके अनुसार भी भारत पड़ता है कि इसमें जो कि दुष्यंत पुत्र के नाम पर ही कहा करते हैं, और वो महाभारत के लेखक के रूप में भी आते हैं। अब जानते हैं कि भारत में अगर लिखित तौर पर देखा जाए कि लिखित एवं क्रमबद्ध तरीके से सर्वप्रथम इतिहास किसने लिखा, उसकी जानकारी यहाँ से मिलती है राजतरंगिणी से। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, भारत में पहली बार तिथि युक्त क्रमबद्ध एवं धर्मनिरपेक्ष एवं क्रमबद्ध तरीके से एक सीक्वेंस के तरीके से लिखा गया जो इतिहास था, तो पहला इतिहास कौन सा था? राजतरंगिणी आपने पुस्तक का नाम सुना होगा, जिसके राइटर जो थे तो कल्हड़ जी थे। और ये जो कल्हड़ जी थे और राजतरंगिणी थी, ये जम्मू कश्मीर का इतिहास उसमें लिखा है। कल्हड़ जी ने तरंगिणी के अंतर्गत जम्मू कश्मीर का इतिहास उसमें समाहित किया है, और इसी को सर्वप्रथम इतिहास माना जाता है आधुनिक युग में भारत का। अब आगे आते हैं, इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं कि जो इतिहास है तो हम किस रूप में जाने, पढ़ना भी किस तरीके से, इसके बारे में भी जानिए। हम इतिहास को 3 रूप में तोड़ते हैं। पहला प्रागैतिहासिक काल, और एक आता है आद्य ऐतिहासिक, एक आता है ऐतिहासिक। 3 रूप में आ जाता है। तो इसमें जो आता है प्रागैतिहासिक जो होता है, इसमें उस इतिहास को रखा जाता है जो कि ऐसा इतिहास जो कि ना तो उसमें कोई लिखित साक्ष्य मिला हो और ना उसको पढ़ा गया हो। तो ऐसा इतिहास को हम प्रागैतिहासिक इतिहास कहते हैं। और इसी के अंतर्गत देखा गया है कि नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल, ये तीनों काल जिसको स्टोन इरा कहते हैं। पाषाण का मतलब पत्थर, तो स्टोन इरा इन्हीं को कहते हैं। और आद्य इतिहास काल उसे कहते हैं। आद्य इतिहास काल ऐसा होता है जिसमें साक्ष्य तो मिलते हैं, साक्ष्य तो मिल जाते हैं, लेकिन उनको पढ़ा भी नहीं गया। आज तक हो गया उनको पढ़ा नहीं गया, क्योंकि उनकी लिपि एवं उनकी भाषा इतनी कठिन है कि आज तक कोई भी विद्वान उनको पढ़ नहीं सका। और ऐतिहासिक ऐसा है जिसमें साक्ष्य मिले और पढ़ा भी गया। उनकी जो भाषा थी उनको तोड़ा गया, साथ में उनको पढ़ा भी गया, तो वो इतिहास के अंतर्गत आ जाता है। तो प्रागैतिहासिक इतिहास क्या है, इसके बारे में जानिए। प्रागैतिहासिक इतिहास जो है, इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, और ये पत्थरों
के औजार थे, मतलब पत्थरों के औजारों का प्रयोग इस काल में हुआ, प्रागैतिहासिक काल में। ऐसा साक्ष्य कुछ मिल जाते हैं और उनको साक्ष्य के तौर पर ही देखा गया। जैसे कि पुराने लोग थे, बहुत स्टार्टिंग के तौर पर था, मतलब प्रारंभिक काल ही था, मानव जीवन का प्रारंभिक काल था। तो उसमें लोग क्या किया करते थे, पत्थरों से निर्मित वस्तुओं को बनाते थे, हथियार बनाते थे और शिकार करते थे। तो ये कहानी प्रागैतिहासिक काल में मिल जाती है। और ये अधिकतर जंगल पर रहते थे। ये कोई घर बनाकर नहीं रहते थे, ना कोई मतलब कि मिट्टी का घर वर, ना कुछ भी नहीं बनाते थे। ये सीधा सीधा अपने वृक्षों के नीचे रहते थे, कुछ जानवर टाइप में हुआ करते थे। और इनका जो खाद्यान्न हुआ करता था, तो ये अधिकतर शिकार किया करते थे पत्थरों से, या फिर ऐसे पत्थर वत्थर मार के खा जाया करते थे और कच्चा कच्चा मांस ही खाते थे। ऐसे मतलब कि जीवन शैली, और कुल मिलाकर पूरी तरीके से देखा जाए तो प्रकृति के रूप पर, प्रकृति में ही मतलब निर्भर थे ऐसे लोग। उनको किस में रखा गया, प्रागैतिहासिक काल में रखा गया, ऐसे इतिहास में रखा गया। अब आदि ऐतिहासिक काल को मैंने बताया था, जिसमें स्रोत जो कि नहीं मिलते हैं, हाँ मिल जाते हैं लेकिन पढ़ा नहीं गया। जैसे कि अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता, ये सभ्यता जो है आज की डेट में हम देखते हैं ये सभ्यता नष्ट हो चुकी है, सिंधु सभ्यता नष्ट हो चुकी है। लेकिन उनके साक्ष्य कुछ मिल जाते हैं तो उनको पढ़ने में कुछ सरलता होती है, लेकिन 90% कोई भी सिंधु सभ्यता को आज तक पढ़ नहीं पाया। बस देख देख उसको ये रहते हैं कि हाँ भाई कुछ ऐसा मान्यता है कि शिव की पूजा होती थी, यहाँ के लोग बर्तन बनाते थे, मृद भांड बनाते थे और यहाँ देवी की पूजा करते थे। बस कुछ ऐसी वैसी चीजें मिली, अनुमान लगाते हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य जो मिला उनको आज तक पढ़ नहीं पाए। उनकी जो लिपि थी बहुत कठिन है, जो कि आज तक उनको पढ़ा नहीं जा सका। उनको आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया। और वैदिक सभ्यता के अनुसार देखा जाए तो वैदिक युग जिसको कहते हैं, तो उसमें जो आता है तो कई ऐसे ग्रंथ हैं, कई ऐसे उपनिषद हैं जिनको आज तक पढ़ा नहीं गया। आप मानते होंगे 4 हमारे वेद होते हैं, जो कि अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, इनको आप मानते हैं। तो इनमें भी अभी आगे देखा जाए उपवेद जो होते हैं तो उनको पढ़ा नहीं गया, पूरी तरीके से पढ़ा नहीं गया। इसी हिसाब से अगर हम देखा जाए तो आगे आता है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक जो मैंने बताया था, तो इसमें लिखित साक्ष्य मिल जाते हैं, इनके स्रोत जो हुआ करते हैं। तो हम पुरातात्विक साक्ष्य, साथ में साहित्य, पुरातात्विक साहित्य, साहित्य का मतलब जो पुस्तकें लिखी हैं विद्वानों ने, उनके अनुसार हम अनुमान लगाते हैं। और ये अगर नियम लागू होता है तो आद्य ऐतिहासिक काल में भी होता है और ऐतिहासिक काल में भी लागू होता है, क्योंकि साहित्य मिल जाता है। और ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको पढ़ पाते हैं कि नहीं पढ़ पाते। अब जैसे सिंधु सभ्यता की बात करें तो उसमें साक्ष्य मिल जाते हैं, साहित्य मिल जाते हैं, लेकिन आज तक हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो वो आद्य ऐतिहासिक काल में रख दिया गया, लेकिन ऐतिहासिक काल में उनको रखा गया जो कि हम साक्ष्य पढ़ मिले भी और पढ़ भी सके, उनमें सरलता भी मिली। अब बात करते हैं, ये तो देखिए समझाने का तरीका था कि हम इस रूप में पढ़ेंगे। अब जब इतिहास स्टार्ट होगी तो हम प्राचीन से अगर स्टार्ट करेंगे तो जो मतलब पढ़ा नहीं गया, जो कि साक्ष्य ही नहीं मिले, उससे स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मानव विकास, ये उसका एक पहलू है। तो मानव विकास हुआ उत्पत्ति, तो मानव का जो विकास हुआ कैसे हुआ एवं उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो आज के डेट में अब वर्तमान जो मानव है, तो कैसे किस तरीके से इस स्टेज में हम आए। क्या इसके पहले हम जानवर थे, क्या इसके पहले हम बंदरों के रूप में थे, ऐसे हम सीधे नहीं खड़े हो पाते थे। पहले हम मतलब कि पृथ्वी में ही बंदर की भांति चला करते थे। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आज के रूप में होमो सेपियंस हमें बोला जाता है,
आधुनिक मानव को होमो सेपियंस कहा जाता है, लेकिन ये करीब करीब 7वीं पीढ़ी के मानव को ही बोला जाता है। लेकिन इससे पहले 6 पीढ़ी हो चुकी। तो जो पहली पीढ़ी का जो मानव था, उस मानव की दशा क्या थी, किस तरीके से नेंगा करता था, किस तरीके से चला करता था, क्या किया करते थे, इसके बारे में जानकारी लेंगे। साथ में वो कितना दिमाग रखते थे, कितना चला सकते थे, इसके बारे में भी जानकारी करेंगे। तो करीब करीब 7 मानव की स्टेज आती हैं, उनकी पूरी चर्चाएं करेंगे। तो आइए मानव का उत्पत्ति सिद्धांत पढ़ते हैं। माना जाता है कि मानव की उत्पत्ति सेनोजोइक एरा के तृतीयक युग, जो सेनोजोइक एरा है, एरा जो आता है, तो उसके अंतर्गत तृतीयक युग है। देखिए, अगर हम देखा करते हैं शक या कल्प, अगर किसी मतलब कि आप बुजुर्ग से पूछेंगे तो वो बताएगा कि शक क्या है, कल्प क्या होते हैं, महाकल्प क्या होते हैं, वो जानकारी दे देंगे। महाकल्प में करीब करीब 4 ठो क्या होते हैं, युग होते हैं, और उन युग में करीब करीब 4 ठो क्या होते हैं, कल्प या इरा हुआ करते हैं। तो ये एक समय अवधि को डिवाइड करने का तरीका था पहले का, लेकिन उसमें आप ज्यादा विशेष ध्यान मत दीजिए। इसमें ध्यान दीजिए कि जो सेनोजोइक एरा के तृतीयक युग में प्लायोसीन कल्प में लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले की बात है। ये जो बात कर रहे हैं मानव की उत्पत्ति के, तो ये जो समय अवधि थी, ये 20 करोड़ वर्ष पहले की बात है, जो कि एक अफ्रीका के जंगल में मानव की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है, ऐसा माना जाता है। तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व मानव की उत्पत्ति हुई थी। और विज्ञान की मान्यताओं के अनुसार अगर हम जाने तो मानव विकास सर्वप्रथम अफ्रीका के जंगलों में हुआ। अफ्रीका जो कि अब दक्षिण अफ्रीका, उत्तर अफ्रीका में बटा हुआ है, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप में ये मानव की उत्पत्ति के साक्ष्य मिलते हैं सर्वप्रथम स्टार्टिंग तौर पर। आगे देखते हैं, तथा ये जानवरों के तरह समूह बनाकर रहा करते थे। अभी हम देखिए, एक घर, मकान, साथ में कुछ जमीनें, ये सब हमारे पास है, लेकिन पहले ये कुछ नहीं था। पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर थे, खाने पीने के लिए शिकार किया करते थे। ये अफ्रीका के जंगलों से कहानी आती है मानव की, और पृथ्वी में सर्वप्रथम उत्पत्ति मानव के अफ्रीका के जंगलों में होती है। और तथा ये किस रूप में रहा करते थे, एक समूह के रूप में रहा करते थे। ये जैसे वानर, लंगूर, बिल्ली, ये सब आपस में, आज के युग में देखा जाए तो ये बंदर है और ये जानवर है, हम मानव आ गए, लेकिन ये इसी का एक रूप पहले हुआ करते थे। बंदर हुआ करते थे और लंगूर हुआ करते थे, और बिल्ली जैसे कुत्ते उत्ते हो गए, ऐसे ही मानव का रूप था। लेकिन कुछ इसका एक जो ग्रुप था वो निकलकर जंगलों से बाहर आ जाता है, जंगल से बाहर आ जाता है, और बाहर आकर कुछ अलग सी गतिविधियां करने लगता है। मतलब खाने के लिए उसने नए नए तरीके ढूंढने लगता है। तो वो मानव आकर के मानव में विकास को बढ़ाने लगता है। तो आगे आते हैं कि एक ग्रुप निकलकर जंगल के, अफ्रीका के जंगलों से निकलकर आ जाता है, और आगे देखिए, इस जंगल में से जो बाहर निकलकर आए, इस ग्रुप के जो जानवर थे, वो इस जंगल के बाहर जैसे ही आते हैं तो उनकी कुछ गतिविधियां उन जानवरों से अलग हो जाती हैं। और जब अलग हो जाती हैं तो हमारे वैज्ञानिकों ने उसका नाम सर्वप्रथम जो रखा, तो उसका नाम रामापिथेकस उसका नाम सर्वप्रथम मानते हैं कि उसका नाम रामापिथेकस था। जैसे कि आज के युग में हमारा नाम क्या है, होमो सेपियंस, उसी प्रकार से
सर्वप्रथम जो माना जाता है मानव, तो रामापिथेकस, जिसका दूसरा नाम अगर कह देते हैं सेमी इरेक्टस, सेमी इरेक्टस उसको बोला जाता है। तो रामापिथेकस जो था मानव उत्पत्ति का सर्वप्रथम मानव था। और अगर दूसरी जो बात करते हैं चिंपैंजी, अगर आधुनिक युग में एक बात कर देते हैं कि चिंपैंजी आज के जो मानव हैं उसका कौन है, पूर्वज है। इसके होमोसेपियंस से पहले जो थे चिंपैंजी, बंदर जो देखा होगा चिंपैंजी बंदर, वो हमारे पूर्वज हैं। ये वर्तमान तरीके से माना जाता है, आधुनिक हमारे वैज्ञानिक मानते हैं, क्योंकि उसकी जो गतिविधियां हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम मानव जैसी हैं। और इसके साथ दूसरा जब मानव आता है रामापिथेकस के बाद, जो दूसरा उसका युग आता है मानव का, तो कुछ उसमें सुधार आता है। सुधार का मतलब कुछ उससे बेहतर गतिविधियां करने लगता है, कुछ अलग से खाने पीने की जुगाड़ करने लगता है। तो वो उसका जो नाम था, तो उसका नाम था ऑस्ट्रलोपिथेकस। हमारे वैज्ञानिकों ने उन्होंने ऑस्ट्रलोपिथेकस उसको बोला, लेकिन कौन से वैज्ञानिक थे उनके बारे में जानते हैं। 1924 में मध्य अफ्रीका के रोडेशिया, रोडेशिया कहाँ पड़ता है, जिम्बाब्वे में पड़ता है, जिम्बाब्वे में रोडेशिया पड़ता है। और उस जिम्बाब्वे में एक झील है, उस झील में ही, उस झील के किनारे ही ऑस्ट्रलोपिथेकस की खोज हुई 1924 में। और खोज की गई, और साथ में क्या हुआ, जो रामापिथेकस के बाद, रामापिथेकस के बाद का जो मानव है, रामापिथेकस के बाद ही तो आता है ऑस्ट्रलोपिथेकस। तो लेकिन उसकी जो समानता थी ज्यादा कुछ खास ज्यादा नहीं थी, सेम सेम ही थी, क्योंकि उसमें ज्यादा सुधार नहीं आया था, कुछ हल्का फुल्का सुधार आया था, लेकिन वही था, सेम था। और इसके अगला मानव ही माना जाता है ऑस्ट्रलोपिथेकस। इसके बाद जो आता है होमो हैबिलस और निएंडरथल मानव, ये सब मानव के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे इसके नेक्स्ट आते हैं। और धीरे धीरे करके हम होमोसेपियंस तक पहुंचेंगे। ये मानव उत्पत्ति का सिद्धांत है, इस तरीके से मानव बना। साथ में कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में कि वो किस प्रकार से सुधरते गए, मतलब पहले खाने की जुगाड़ करेंगे, फिर धीरे धीरे वो जो बंदरों की तरीके से चला करते थे, चारों हाथ पैर से चला करते थे, तो वो धीरे धीरे खड़े होने लगे अपने आप, जैसे हम आज की डेट में खड़े हो, ऐसे खड़े होने लगे, आगे चलने लगे। इसी तरीके से हम पूरा विकास के क्रम में पढ़ेंगे। जब मानव का विकास क्रम पढ़ लेंगे तो फिर ऐतिहासिक स्रोतों की चर्चाएं करेंगे कि किस तरीके से इतिहास को हम जाने, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और अगर इसकी बात कही जाए तो इस मानव का जो दिमाग था, किसका, ऑस्ट्रलोपिथेकस, इसका जो दिमाग कितना चला करता था उस समय इसका दिमाग 500 सीसी से 700 सीसी में चला करता था। दिमाग को सीसी में ही मतलब कि वो है, इकाई है, सीसी में बांटा जाता है। आज की डेट में अगर कह दिया जाए कि हमारा जो होमोसेपियंस का दिमाग है तो कितना कारगर है, कितना कार्य करता है, तो 1450 सीसी हमारा आज की डेट में कारगर रहता है। आज की डेट में 1450 सीसी हमारा दिमाग चलता है। लेकिन इससे पहले जो मानव था तो वो 500 से 700 सीसी तक दिमाग चला पाता था। इसी क्रम में प्राचीन इतिहास को हम आगे भी इसका नेक्स्ट वीडियो डालेंगे और इसी क्रम में चलते जाएंगे। इससे पहले आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब चैनल को करें, और साथ में जैसा लगे कि अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। और लाइक करेंगे तो साथ में हमारा भी मनोबल ऊपर उठेगा, तो बहुत बेहतर तरीके से हम इसको पढ़ाएंगे। और इतिहास की टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इतिहास को मैं पढ़ाता चल रहा हूँ। साथ में एक और सीरीज जो मैंने चलाई है, टेस्ट, मतलब टेस्ट सीरीज, जो कि हम देखते हैं कि एग्जाम आने वाले हैं। ये जो हमारा जो कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के बाद जब समाप्त होगा तो हमारे एग्जाम होने लगेंगे। उसके लिए मैंने मतलब कि क्रमवार जो क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन का मिक्सचर है, उसमें सब मैंने रख दिया है। और प्लेटफॉर्म बुक के हैं कुछ उसमें, तो छांट मैंने रखता जा रहा हूँ साथ में।
उसको आप रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। 100-200 क्वेश्चन डायरेक्ट में रख देता हूँ, तो उसको आप देख सकते हैं, या फिर बैठे बैठे देख सकते हैं, जब फ्रेश माइंड में हो तब देख सकते हैं। तो देखते जाइएगा और उसको बढ़ाते जाइएगा। धन्यवाद।